हेलो डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? जय हिंद, राम राम, नमस्कार, सब कुछ आप सबके लिए। तो हम लोग प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं और प्रैक्टिस सेट ठंडे दिमाग से बनाने की चीज़ होती है, तो ठंडे दिमाग से बनाइएगा। ध्यान दीजिएगा, सारे पीडीएफ आप हो सकता है पहले बना चुके हो। हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको 10 सेकंड दूंगा ही, तो आप उसके हिसाब से भी बना सकते हैं। इम्पैक्ट है तो मुमकिन है। लीजिए, पैराग्राफ है। पैराग्राफ हम लोग पढ़ेंगे नहीं, पहले क्वेश्चन में चलेंगे, देखेंगे क्वेश्चन हमसे बनने वाला है या नहीं, फिर बात करेंगे किसी और चीज की। पहला कह रहा था, ऑथर डज नॉट हैव अ टेलीफोन। ऑथर के पास टेलीफोन नहीं था बिकॉज ही पोजेस एज अनयूजुअल। दूसरा कहता है, he would prefer to do something else. He thinks that it can create unnecessary suspense and anxiety. He pretends to be wise. देखिए, वो अकलमंद होने का नाटक करता है। ये बिल्कुल मीनिंगलेस ऑप्शन है, ये बिल्कुल मीनिंगलेस ऑप्शन है, तो ये गया। He thinks that it can create unnecessary suspense and anxiety. ये हो सकता है कि फोन रहने से पता नहीं किसका फोन है, ये होता है ना। तो लॉजिकली बिना पैराग्राफ के ये तीसरा जो आंसर है सबसे बेहतर लग रहा है कि लोग को हो सकता है, ये नॉर्मल है कि अननेसरी फोन रहने से, फोन नहीं आया, किसी का फोन नहीं आया, कुछ हो गया है, फोन की घंटी बजी तो हमें लगता है पता नहीं क्या हो गया, ऐसा होता है। तो ये तीसरा सबसे बेहतर ऑप्शन है, किया जा सकता है इसको बिना पैराग्राफ पढ़े हुए। मेरे हिसाब से तो थर्ड आंसर हो सकता है। नेक्स्ट है, your back is chilled by the cool looks of somebody means, या looks का थोड़ा सा स्पेलिंग ठीक कर लेंगे हम लोग, looks। if you feel cool at the back, ये तो हुआ नहीं, पीठ में ठंड महसूस करने, ये तो ऑप्शन ही नहीं हुआ। you feel uneasy because the person next in the queue looks at you restlessly, ये हो सकता है। your back is chilled by the, हो सकता है people are very cold, लोग बहुत ठंडे होते हैं इसलिए आपको लगा ये कोई सेंस नहीं है। ही प्रेसिडेंस टू बाई, ये भी नहीं हुआ। इसका मतलब ये ऑप्शन भी सेकंड सबसे बेहतरीन ऑप्शन। देखिए, दो क्वेश्चन बिना पैराग्राफ के बन रहा है कि लोग ठंडे होते हैं, मतलब आपके पीछे अगर कोई खड़ा हो जाए तो लोग ठंडे होते हैं इसलिए आपको ठंड महसूस होगी, ये तो कोई सेंस ही नहीं है। अब लाइन में हम एक साथ खड़े हो तो कोई हमारे बॉडी को टच करता है, हम किसी की बॉडी को टच करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट फीलिंग आ सकता है। तो दो क्वेश्चन तो बन गया, हमारा काम तो हो गया। दोनों क्वेश्चन बिना पैराग्राफ में कहे बन रहे हैं। ऑल टेलीफोन नंबर्स आर रॉन्ग नंबर्स बिकॉज, अब ये तो ऑल टेलीफोन नंबर्स आर रॉन्ग नंबर्स बिकॉज, ये तो होना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसके लिए पैराग्राफ में जाना पड़ेगा क्योंकि ये लॉजिकल सेंटेंस नहीं कि ऑल टेलीफोन नंबर्स आर रॉन्ग नंबर्स, ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये लॉजिकल बात नहीं है, इसलिए हम इस पर अपना लॉजिक नहीं लगा सकते, इस पर लॉजिक नहीं लगा सकते, इसके लिए पैराग्राफ में जाना बेहतर होगा। फिर भी ऑप्शन देखते हैं। द ऑथर ऑलवेज गेट्स रॉन्ग कॉल्स, हो सकता है ऐसा होता हो। वेयरएवर ही ट्राइज इट ऑलवेज गोज रॉन्ग, जब ये तो, ये दोनों जो है थोड़ा सा एक दूसरे से, ये दोनों ऑप्शन को छोड़ ना सकता है कि ऑथर ऑलवेज गेट्स रॉन्ग कॉल्स, हमेशा उसको रॉन्ग कॉल आएगा, कभी ऐसा हो सकता है कि पॉसिबल, ये भी आंसर नहीं है। whenever it tries it always goes wrong, जब भी वो कोशिश करता है, ऐसा किसी के साथ नहीं हो सकता कि हम जब करेगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये दोनों जो एक्सट्रीम सेंटेंस है, इसलिए दोनों ऑप्शन को छोड़ सकते हैं। he does not give much importance to telephone and telephone numbers, none of the statement given above। तो तीसरा थोड़ा सा हो सकता है कि टेलीफोन नंबर को ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देता, ये तीसरा, इसलिए इस पे पैराग्राफ में जाएंगे। ये दोनों तो पक्का गलत है, 1 2 तो पक्का गलत है। 3 और 4, 3 थोड़ा सा हो सकता है, इसलिए पैराग्राफ में जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेल, it will be all the same in 100 years time, this sentence means, इस सेंटेंस का क्या मतलब है कि 100 years में भी एक ही जैसा रहेगा। 100 साल में things have not changed for the past 100 years, ये तो अगले 100 years की बात कर रहा है, तो पिछले 100 साल वाली बात ही नहीं होगा, ये ऑप्शन खत्म हो गया, तो आगे वाले 100 साल की बात कर रहा है। things will remain the same, सम पूर्णिया सेम होना चाहिए, मिसप्रिंट हो गया, सेम फॉर 100 years टू कम, आने वाले 100 साल में भी बातें ऐसी रहेगी। तो हो सकता है, ये हो सकता है, ये सेंटेंस का दिया, यानी सेकंड ऑप्शन है ये भी। इट हेल्प्स टू ओवरकम, इट हेल्प्स अस ओवरकम आवर प्रॉब्लम्स, इससे हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चंस नहीं बनता है। नथिंग इज गोइंग टू चेंज इवन इफ यू डोंट आंसर द टेलीफोन बेल,
कि अगर आप फोन की घंटी नहीं भी बजाए जवाब देंगे तो कुछ बदलेगा नहीं, लेकिन इसमें थोड़ा सा हो सकता है कि अगर कभी कभी किसी को इमरजेंसी है और आप फोन की घंटी को जवाब नहीं देंगे तो हो सकता है किसी का नुकसान हो जाए। तो ये लॉजिकली डी आंसर बहुत अच्छा नहीं है। अब चलते हैं हम लोग पैराग्राफ में और पैराग्राफ के बाद हम लोग बात करेंगे। पैराग्राफ में आते हैं। क्या कह रहा है कि इफ यू हैव अ टेलीफोन इन योर हाउस, अगर आपके घर में एक टेलीफोन है, यू विल एडमिट दैट, आप ये मानेंगे कि इट टेंड्स टू रिंग व्हेन यू लिस्ट वांट इट टू रिंग, कि जब आप चाहते हो उसमें इसकी घंटी नहीं बजती, या जब ये तब बज जब आप बिल्कुल नहीं चाहते। ऐसा करें, लिस्ट मतलब कम से कम। व्हेन यू आर अस्लीप, जैसे आप सो रहे हैं तो हो सकता है घंटी की बज, जब आप चाहते कि ये घंटी ना बजे। और इन द मिडिल ऑफ अ मील, जब खाना खा रहे हैं तब चाहते कि ना बजे लेकिन बज जाती है। और अब कन्वर्सेशन किसी से बातचीत कर रहे हो तब बज जाती है, आप चाहते हैं कि इसमें घंटी ना बजे। ऐसा होता है, आपके साथ भी होता है ऐसा। और व्हेन यू आर जस्ट गोइंग आउट, आप जब बाहर जा रहे हैं बस घर से निकलने वाले तब तो फोन की घंटी बज गई, ऐसा हो सकता है। और व्हेन यू आर इन योर बाथ, आप नहा रहे हैं फोन की घंटी बजे। तो ये सब वो समय है जिसमें आप नहीं चाहते कि किसी के फोन की घंटी बजे। आर यू स्ट्रॉन्ग माइंडेड इनफ टू इग्नोर इट, क्या ऐसे समय में आप इतने मजबूत दिमाग के कि हम नहा रहे हैं तो हमारा ध्यान ना जाए, इग्नोर कर दे, या हम खाना खा रहे हैं तो हमारा ध्यान ना जाए फोन पे, क्या हमारा इतना स्ट्रॉन्ग माइंड है? नहीं, हम खाते खाते फोन देखने लगते हैं, जवाब देने लगते हैं, ड्राइव करते करते फोन का जवाब देने लगते हैं, है ना। टू से टू योर सेल्फ, कि अपने आप को कह दे कि नहीं चलो इसको इग्नोर कर देते हैं, अभी अभी खाना खा लेते हैं, बाद में फोन की घंटी देखेंगे। ah well it will all the same in 100 years time, कि 100 years टाइम को 100 साल भी हो जाए तो भी ऐसा ही रहेगा। यानी जो चीजें मतलब फोन की घंटी के साथ ऐसा ही रहने वाला है, थिंग्स विल नॉट चेंज। यही कहना चाह रहा कि 100 कभी भी होगा, मतलब आपसे 100 साल बाद भी होगा, तो क्या ऐसी ये चीजें बदलेगी, हालात बदलेगी? आप खाते रहेंगे फोन की घंटी बजेगी तो आपको लगेगा नहीं नहीं छोड़ देते, ओवरलुक कर देते, तो हालात ऐसा ही रहेगा। इसलिए जो हमने आंसर किया था बिल्कुल ठीक किया था। यू आर नॉट, आप ऐसा नहीं कर सकते। यू थिंक देयर मे बी सम इंपॉर्टेंट न्यूज और मैसेज फॉर यू, आपको लगेगा कि फोन की घंटी बजी है तो कोई इंपॉर्टेंट खबर हो सकता है, आपको हमेशा लगेगा ये हो सकता है। हैव यू नेवर रस्ट ड्रिपिंग फ्रॉम द बाथ, क्योंकि पानी टपक रहा है, ड्रिप कर रहा है, और फिर उससे हम कभी कभी फोन की घंटी बजी तो उसको रिसीव करने के लिए नहीं आए थे, क्या निकल के आए हैं कई बार। और च्यूइंग फ्रॉम द टेबल, और आप चबा रहे हैं फिर भी वहां से भागते भागते खाना खाते खाते टेबल के पहले तो फोन की घंटी, आप तो फोन हाथ में रहता है, लोग हाथ में उठा लेते हैं, लेकिन उठा तो लेते हैं, बाथरूम से भी फोन करने की कोशिश करते हैं। और खाना खाते खाते भी फोन, पहले तो उठ के जाना पड़ता था, जहाँ फोन घंटी बजती थी वहां जाना पड़ता था। और डेज्ड फ्रॉम बेड, और टकटकी लग, डेज्ड मतलब क्या, टकटकी लगाकर बेड से देखते किसकी घंटी बज रही है, ऐसा। ओनली टू बी टोल्ड दैट यू आर अ रॉन्ग नंबर, और कभी कभी इतनी मुश्किल से आप गए, खाना छोड़ कर गए और बेड से उठ कर गए, बाहर से निकलते और कहा अरे भाई गलत नंबर लग गया, तब कितना फ्रस्ट्रेशन होता होगा। ऐसा ऐसा कई बार हुआ होगा। यू वर टोल्ड द ट्रूथ, आपको सच बताया गया। इन माई ओपिनियन ऑल टेलीफोन नंबर्स आर रॉन्ग नंबर्स, कि इनका ये मानना कि सारे टेलीफोन नंबर्स ही रॉन्ग नंबर्स होते थे, ये इनका अपना मानना है। इफ ऑफ कोर्स योर टेलीफोन रिंग्स एंड यू डिसाइड नॉट टू आंसर इट, लेकिन ये कब, जब आपकी फोन की घंटी बजती है और आप इसको जवाब देने की कोशिश नहीं करते। तो ये तो ऐसी हालत होगी कि मान लो ये ऐसे कंपेयर करना होगा कि मान लो जिसके घर में फोन है ही नहीं, उसका भी तो काम चल रहा है। जिसके घर में फोन नहीं है उसका भी तो काम चल रहा है। उसके यहाँ तो फोन की घंटी नहीं बजी, क्या उसके यहाँ सब कुछ खराब हो गया क्या? जिसके घर में, जिसके आज के डेट में जिसके पास फोन नहीं है, क्या उसकी जिंदगी खराब हो गई? क्या उसका काम नहीं चल रहा है? उसका भी काम किसी ना किसी तरह से चल ही जाता है। तो इसलिए कह रहा है कि ऑल द टेलीफोन नंबर, इसलिए इनका मानना है कि भाई जिसके पास टेलीफोन नंबर नहीं है या जिसके पास फोन है उसका काम नहीं चलता, इसलिए कह रहा है कि ऑल द टेलीफोन नंबर्स आर रॉन्ग, कि भाई जिन्हें टेलीफोन के भी लोगों का काम चल रहा है। On numbers, of course your telephone rings and you decide not to answer, then you will have to listen to an idiotic bell ringing and ringing in what is supposed to be the privacy of your own home। तो अगर आप फोन को कभी कभी नहीं उठाते तो बार बार घंटी बजती रहेगी, घंटी बजती रहेगी, और आपके रूम के प्राइवेसी प्राइवेसी क्या कर, अब तो फोन है तो उसको साइलेंट कर सकते, लेकिन पहले तो फोन की घंटी बजती थी तो पूरे घर में खबर ट्रिंग 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 ट्रिंग, पूरे घर में सेकंड फ्लोर तक आवाज जाती थी फोन आ गया। You might as well buy a bicycle bell and ring it yourself, कहता फोन की ऐसे ही घंटी बजती है, उससे तो बढ़िया का फोन की मतलब बाइसाइकिल खरीदी और घंटी बजाते रहिए, घंटी ही सुनना है तो, क्योंकि रिंग होता रहता है, कई बार ऐसा होता रहता है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन में। The author does not have a telephone because, क्यों नहीं है उसके पास? That he think that it can create unnecessary suspense and anxiety, तो बिल्कुल सही, यही आंसर हम समझ किया था ना, यही आंसर है, तो यही आंसर होगा। दूसरा है कि हमने कहा था योर बैक इज चिल्ड बाय द कोल्ड लुक्स ऑफ समबडी, मींस कि आपका पीठ पे चिल्ड होता है, क्या मतलब? इसका पैराग्राफ, ये लाइन तो ऐसा कुछ आया नहीं था, कोई पैराग्राफ छूट गया क्या?
अच्छा, एक एक पैराग्राफ ही छूट गया था, हमने तो आधा ही पढ़ा था, ये पूरा। यह देखिए, वी डोंट हैव अ टेलीफोन, कि हमारे पास टेलीफोन नंबर नहीं है, नॉट बिकॉज आई प्रिंटेड टू डिवाइस और पोज अनयूजुअल। ये तो साफ ही लिख दिया अपन कि ये नहीं कि हमें अकलमंद बनने के लिए यूज कर रहे हैं, या हम दिखा रहे हैं कि हम तो अनयूजुअल है, तो साफ मना ही कर दिया पहले। वैसे भी गलत लग रहा था, वो आंसर ही गलत लग रहा था। There are two chief reasons, दो कारण है, because I don't really like the telephone and because I find I can still work and play it, breathe and sleep without it। क्यों, वही बात है, मुझे लगता है कि भाई हम सारा काम बिना टेलीफोन के भी कर सकते हैं, और कर ही रहे लोग। Why don't like the telephone, कि अब मैं पसंद क्यों नहीं करता टेलीफोन नंबर, because I think it is a pest and time waster। इनको लगता है कि टेलीफोन जो है वो पेस्ट है, मुसीबत है, पेस्ट का मतलब खतरनाक, नुकसान पहुंचाने वाला, और टाइम वेस्टर, समय बर्बाद करने वाला। इट मे क्रिएट अननेसेसरी सस्पेंस एंजाइटी, यही बात हमने आंसर किया था, अननेसेसरी सस्पेंस और एंजाइटी क्रिएट करता है। एज व्हेन यू वांट इफ यू वेट फॉर एन एक्सपेक्टेड कॉल, कि जब आप किसी की उम्मीद करते हैं कॉल आने वाला, तो उस समय देखिए कितना सस्पेंस रहता है, क्यों नहीं आया, क्या हुआ, दैट डजंट दैट, और जो वो काम फोन नहीं आता। और इरिटेटिंग डिले, और कभी कभी इरिटेटिंग डिले हो जाता है, देर हो जाती है। एज व्हेन यू कीप रिंगिंग ए नंबर दैट इज ऑलवेज इंगेज्ड, कि आप किसी को फोन कर रहे हैं और उसका इंगेज नंबर आ रहा था, आपको खासकर कब किसी काम करना है, आपको काम में लेट हो रहा होता है। एज फॉर स्पीकिंग इन अ पब्लिक टेलीफोन बूथ, अगर किसी पब्लिक टेलीफोन बूथ में आप जाते हैं, इट सीम्स टू मी रियली हॉरिबल, वहां पे जाके बात करना। आप देखिए, आप बात कर रहे हैं और सारे लोग सुन रहे होते हैं, पहले टेलीफोन लाइन लगे रहते हैं टेलीफोन बूथ के सामने सामने। यू वुड नॉट यूज इट अनलेस यू वर इन अ हरी, कि आप टेलीफोन बूथ का इस्तेमाल तभी कर सकते हैं जब बहुत जल्दबाजी में, बहुत आवश्यकता हो। एंड बिकॉज यू आर इन अ हरी, चूंकि आप बहुत जल्दबाजी में है, यू विल फाइंड अदर पीपल वेटिंग बिफोर यू, कि आप देखिए दूसरे लोगों को भी तो इंतजार कर रहे हो, तो आपका फोन खत्म, आप देख रहे हैं लंबी कतार लगी, तो आपको और प्रेशर होगा जल्दी जल्दी बात कर ले। व्हेन यू डू गेट इनटू द बूथ, जब फोन के टेलीफोन बूथ के अंदर जाते हैं, यू आर हाफ सफोकेटेड, क्योंकि छोटी सी जगह रहती है, उसमें हो सकता है दो तीन लोग पहले से हो, बाय द स्टेट इस अवस्था से सफोकेट कर देते, दम घुटने लगता है। अनवेंटिलेटेड एयर, जहाँ पे ज्यादातर टेलीफोन बूथ में देखिए खिड़की विड़की नहीं रहती थी पहले। फ्लेवर्ड विथ चीप फेस पाउडर, लोग अलग अलग पाउडर लगा के जाते, तो उसकी खुशबू बदबू आती रहती है। एंड चेन स्मोकिंग, कुछ लोग तो पीने वाले रहते, तो उसकी भी खुशबू बदबू आ जाती है। एंड बाय द टाइम यू हैव बिगन योर कन्वर्सेशन, कि जब आप बात कर ले तब तक पीछे कोई खड़ा है, कन्वर्सेशन, योर बैक इज चिल्ड, आपके बैक जो ठंडा लग रहा है, बाय द कोल्ड लुक्स ऑफ समबडी हु इज मूविंग अबाउट रेस्टलेसली टू मेक योर प्लेस, कि जो आपकी जगह पे जैसे खाली होगा, तो वहां पे जाने के लिए आपके पीछे एकदम लाइन लगा के, उन लोगों का जो कोल्ड लुक है, कोल्ड लुक का मतलब क्या, वो देख रहे हैं कि भाई जल्दी से बात खत्म करो ना, ऐसे करके देख रहे हैं। तो आपको लगेगा हम कुछ गलत कर रहे हैं, हम ज्यादा देर तक बात करें तो हम गलत करें, जल्दी से बात खत्म कर ले, हो सकता है आप सामने वाले को और ज्यादा इमरजेंसी, ऐसी नजर से सब देखते हैं। तो चिल्ड लुक का हुआ, चिल्ड बाय द लुक्स ऑफ समबडी हु इज मूविंग अबाउट रेस्टलेसली टू मेक योर प्लेस, जो आपकी जगह लेने के लिए इधर उधर मूव कर रहा है। तो your back is chilled by the cold looks of somebody means you feel uneasy because person next in the queue looks at your space, यही आंसर होगा, यही हमने टिक कर रखा, ये सारा तो काट ही रखा था। देखिए बिना मैं अब सिर्फ यही आपको सिखाना चाह रहा था, ये सारे ओरिजिनल क्वेश्चंस आए कि बिना पैराग्राफ में ये हम लोग बना रहे हैं आंसर ना, थीरस लॉजिक पैराग्राफ में बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। और कम से कम 2 से 3 इस पैराग्राफ में तो हम लोग ने ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन बना लिया, क्या जरूरत है पैराग्राफ पढ़ने में, पैराग्राफ में 2 मिनट लगता है ना, 2 से 3 मिनट तो लगता है पैराग्राफ पढ़ने में। तो ये सीखिए, सीखिए आंसर से, क्वेश्चन के ऑप्शन से आंसर बनाना थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। ऑल टेलीफोन नंबर्स आर रॉन्ग नंबर्स, तो मैंने क्या कहा था कि ये दोनों तो ऑप्शन हो नहीं सकता है, द ऑथर ऑलवेज गेट्स रॉन्ग कॉल्स, ऐसी तो बात ही नहीं थी, ये ऑप्शन ऐसे ही कट गया। whenever it tries it always goes wrong, ऐसा भी बिल्कुल सही है, तो मैंने कहा था दोनों ऑप्शन पहले ही कट गया। he doesn't give much importance to telephone and telephone numbers, none of the statement give, तो he does not, ये भी पैराग्राफ में ऐसा कुछ नहीं था कि टेलीफोन और टेलीफोन नंबर्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, he does not give much importance to telephone and telephone numbers। तो ऑल टेलीफोन नंबर से ये जो लिख रखा है कि टेलीफोन को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, ये ठीक है, इसकी वजह से ठीक है। इसमें चलिए, ये अगर ये इंपॉर्टेंस नहीं दिखाता, टेलीफोन नहीं दिखाता, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता। तो ये ऑप्शन क्योंकि उन्होंने लिख रखा है कि भाई हमें टेलीफोन नहीं है तो भी हमारा सारा काम हो रहा है, इसलिए उनके लिए सारे टेलीफोन नंबर, क्योंकि हमको क्या रहे कि भाई हमारे पास टेलीफोन नहीं है तभी हम सारा काम अपना ठीक से कर ही रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि हमारे लिए तो सारे रॉन्ग नंबर से, चाहे आओ चाहे नहीं आओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब 3 ऑप्शन, यही हम लोग वैसे सोच भी रहे थे। वेल इट विल बी द सेम, इसका तो हमने आंसर क्या किया था, नथिंग इज गोइंग टू चेंज इवन इफ यू डोंट आंसर द टेलीफोन नंबर के लिए, तो वैसे सही नहीं है। तो थिंग्स विल रिमेन द सेम फॉर 100 years, की ऐसी स्थिति हमेशा बनी रहेगी, इसलिए क्या है, सेकंड ऑप्शन ज्यादा बेहतर है।
क्योंकि इसमें तो हो सकता है कि कभी कभी हम जवाब नहीं देते हैं फोन नंबर का, तो हो सकता है किसी को प्रॉब्लम हो जाए, किसी को आपकी जरूरत हो और उसको काम हो, तो बेहतर ये रहेगा सेकंड ऑप्शन। तो इस पैराग्राफ के तो सारे क्वेश्चंस बिना पैराग्राफ में जाए हो सकते थे, तो उम्मीद कीजिए कि बार बार ऐसा पैराग्राफ आए, लेकिन ये सच है कि कम से कम 2 क्वेश्चंस तो आपको बिना पैराग्राफ में जाए बन जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि पैराग्राफ में जब हम लोग डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन को पहले डिस्कस कर लेते हैं, तो हमें ये पता चल जाता है किस जगह रुकना है पैराग्राफ में, क्योंकि हमें पहले से पता है क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन अगर हमें पहले से पता है उसके हिसाब से हम रुक जाएंगे, है ना, क्योंकि क्वेश्चन हमने देख रखा, हर जगह रुकना नहीं है, पूरे पैराग्राफ पे ध्यान नहीं देना, तो फटाफट जल्दी जल्दी से पैराग्राफ पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द टू फर्स्ट टू अराइव, ये एडजेक्टिव और डिग्री का क्वेश्चन है। इसमें टू फर्स्ट जो लिखा, इसमें फर्स्ट टू होता है, फर्स्ट टू। एडजेक्टिव में मैं पढ़ाता हूँ, डिग्री में खासकर कि पहले ऑर्डिनल होता है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव होता है, और फिर कार्डिनल एडजेक्टिव होता है। पहले ऑर्डिनल फिर कार्डिनल, पहले संख्या बताने, पहले के ऑर्डर बताने वाला, फर्स्ट ऑर्डर बताने वाला, और उसके बाद नंबर बताने वाला, तो फर्स्ट टू। ठीक है, ए में गलती है। नेक्स्ट, द well-known pianist had to practice for several hours a day even after he rose to fame. 10 सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए। एक का तो मैंने जवाब ऐसे दे दिया था। मिला? अब मैं बताता हूँ। 10 सेकंड से ना बोलते हो, वैसे तो 10 सेकंड यहाँ पे अभी 25 सेकंड मिल गए आपको, 25 सेकंड। तो अभी भी है, अब तो 30 सेकंड से ज्यादा हो गया, 30 सेकंड काफी होता है एरर के लिए। प्रैक्टिस, ये जो प्रैक्टिस है ये नाउन है, तो हमें प्रैक्टिस और प्रैक्टिस में अंतर समझना पड़ेगा। ये नाउन है, इसका मतलब अभ्यास, और ये वर्ब है, इसका मतलब अभ्यास करना। तो हैड टू प्रैक्टिस है ना, टू के साथ भी वन चाहिए, तो प्रैक्टिस ऐसा ही होता है। सी प्रैक्टिस नहीं है, सी नाउन है। जैसे कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, प्रैक्टिस में क्या होगा, सी होगा। तो ये प्रैक्टिस और प्रैक्टिस में डिफरेंस समझना। वर्ब की तरफ जब होता है तो ऐसा होता है, नाउन की तरफ जो होता है उसमें सी हो जाती है, वर्ब वाला चाहिए। हालांकि पियानिस्ट का जो स्पेलिंग है, पियानिस्ट की ऐसे स्पेलिंग नहीं लिखी जाती, लेकिन कुछ जगह ऐसा भी होता है। ठीक, पियानो का अलग स्पेलिंग है, पियानिस्ट का। लेकिन ये जो ग्रामेटिकल मिस्टेक है वो स्पेलिंग मिस्टेक पे कम ध्यान देना चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये ग्रामेटिकल स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस वर्ड सही है, लेकिन यहाँ गलत है प्रैक्टिस, क्योंकि यहाँ वर्ब की तरह चाहिए तो ऐसी चाहिए, इसलिए एक ग्रामेटिकल मिस्टेक हुआ कि नाउन की जगह वर्ब का इस्तेमाल कर दिया या वर्ब की जगह नाउन का इस्तेमाल कर दिया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, I told him that we enjoyed very much at the party. I told him that we enjoyed very much at the party. I told him that we enjoyed very much at the party. I told him that we enjoyed very much at the party. ट्वेंटी सेकेंड्स हो गए। I told him that we enjoyed very much at the party. इसमें गलती है बी पार्ट में। बी पार्ट में क्या गलती है कि ट्रांजिटिव वर्ब है। एंजॉयड क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। और ट्रांजिटिव वर्ब की खासियत क्या होती है कि ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। तो एंजॉय किया तो हमें बताना पड़ेगा हमने क्या एंजॉय किया। ये है ट्रांजिटिव वर्ब को, जब वर्ब पढ़ाता तो मैं बताता हूँ ट्रांजिटिव वर्ब का इस्तेमाल करेंगे तो ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट चाहिए ही। अगर आपने ऑब्जेक्ट नहीं लिखा तो आप सब्जेक्ट को ही ऑब्जेक्ट बना दीजिए। तो आपको ये करना पड़ेगा, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में मैंने पढ़ा है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, और सब्जेक्ट को ही ऑब्जेक्ट बनाना हो तो इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में यूज करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना चाहिए। तो या तो यहाँ लिखना पड़ेगा आई टोल्ड हिम दैट वी, तो वी के साथ क्या हो जाएगा आवरसेल्व्स, या तो आवरसेल्व्स लिखिए कि वी एंजॉयड आवरसेल्व्स वेरी मच एट द पार्टी, हमने अपना खूब मजा लिया। नहीं तो जो चीज आपने एंजॉय किया वो लगा दीजिए, आई एंजॉयड द टी, या आई एंजॉयड द लंच, या आई वाज एंजॉयड द म्यूजिक, या आई एंजॉयड द डिनर, जो भी आपको पसंद है वो चीज क्या एंजॉय किया। नहीं तो हमने आपस में खूब मजे कर लिए, तो वी एंजॉयड आवरसेल्व्स। तो सिंपली ये समझना है कि जो भी ट्रांजिटिव वर्ब होता है, ट्रांजिटिव वर्ब को हमेशा ऑब्जेक्ट चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट कोई आ गया तो ठीक है, अगर नहीं ऑब्जेक्ट आ सकता है तो हम सब्जेक्ट को ही ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ये जरूरी होता है ट्रांजिटिव वर्ब के साथ।
और कुछ लोग इसके उल्टे जवाब देते थे, कुछ लोग ये कहते हैं कि इंजॉय को हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होना चाहिए। ऐसा रूल नहीं कि इंजॉय के साथ हमेशा रूल होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होना चाहिए। कुछ लोग कुछ बुक में ऐसा भी जवाब देता कि इंजॉय का हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, नहीं ऐसा नहीं। कंडीशन ये है कि कोई भी अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए। हम लिख देंगे आई एंजॉयड टी, तो ये गलत थोड़ी है, फिर सही है। हम लिखेंगे आई एंजॉयड एट द पार्टी, तो ये गलत है, लेकिन कहा एंजॉयड टी तो बिल्कुल सही है। आई एंजॉयड डांस, बिल्कुल सही है। ये लिखना फिर जब आई एंजॉयड माई सेल्फ डांस, ऐसा नहीं होता। आई एंजॉयड डांस अपने आप में सही है। ऑब्जेक्ट अगर कोई नहीं है तब हम क्या करते हैं, और ऑब्जेक्ट हमें कोई मिल नहीं रहा कि हम क्या ऑब्जेक्ट डालें, तो उस समय सब्जेक्ट को ही ऑब्जेक्ट मान के आई एंजॉयड माई सेल्फ, कि मैंने अपने ही मजे किए, खूब मजे लिए, अपने आप खूब मजे लिए, आई एंजॉयड माई सेल्फ। क्लियर है? तो ध्यान आगे भी रखिएगा, कोई भी ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है कोई ऐसा काम हो जिसका असर किसी और पर पड़ता है, इसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। वर्ब में बता रखा है। डिशीटफुल, डिशीटफुल का मतलब क्या, क्या करें इसमें? डिशीटफुल, डिसीटफुल, डिसीटफुल, वर्ड मीनिंग तो 5 सेकंड में बन जाना चाहिए, अभी तक तो बन जाना चाहिए। डिसीटफुल, डिसीटफुल का मीनिंग समझिए। डिसीटफुल क्या होता है? डिसीटफुल होता है एडजेक्टिव, इसका मतलब धोखे से भरा या धोखेबाज, ये एडजेक्टिव है। मॉर्नफुल का मतलब होता है जो उदासी बताए, दुख बताए, ठीक है। चीयरफुल का मतलब होता है खुश, चीयरफुल का मतलब होता है खुश। और ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर। तो ऐसे अगर हम देखें तो ये तीनों तो बिल्कुल ऑप्शन होगा नहीं ऐसे, क्योंकि मॉर्नफुल का मतलब हुआ उदासी से भरा हुआ, चीयरफुल का मतलब खुश या प्रसन्नता से भरा हुआ, ब्यूटीफुल का मतलब हुआ खूबसूरत, और डिसीटफुल का मतलब धोखेबाज। तो ये जो एक वर्ड है ये हो सकता है, हालांकि ये इंग्लिश का कोई वर्ड नहीं है डिसीटफुल, लेकिन डिक्शनरी में ढूंढेंगे तो ये वर्ड आपको नहीं मिलेगा, डिक्शनरी में ढूंढेंगे तो ये नहीं मिलेगा। लेकिन इंग्लिश का एक रूल है, उस रूल के हिसाब से ये ऑप्शन हो सकता है। वो रूल क्या है कि ए का मतलब कभी कभी एंटी होता है। ए का मतलब क्या होता है? कभी कभी एंटी। जैसे हम लिखते हैं थिस्ट, तो थिस्ट लिखते हैं तो थिस्ट का मतलब क्या होता है? आस्तिक। लेकिन उसमें अगर ए लगा देते हैं एथिस्ट, तो इसका मतलब क्या हो जाता है? नास्तिक, ऐसा होता है। या हम लिखते हैं सोशल, तो सोशल का मतलब क्या होता है? सामाजिक, सोशल का मतलब होता है सामाजिक। लेकिन अगर हम ए लगा देते हैं इसमें तो ए सोशल का मतलब हो जाता है असामाजिक। ये रूल होता है इंग्लिश का, ये रूल है। ये लगा, अब जबकि एब्सर्ड को डिक्शनरी में ढूंढेंगे तो आपको सीधा नहीं मिलेगा ऐसा वर्ड, लेकिन ये इंग्लिश का रूल है। और सारे वर्ड के साथ नहीं होता, कुछ वर्ड के साथ हो सकता है। तो ए सोशल लिख दिया, इसका मतलब एंटी सोशल हो जाता है। तो सोशल का अपोजिट ए सोशल हो सकता है, होता है, ऐसा होता है। ये थिस्ट का अपोजिट एथिस्ट होता है। तो ए लगाने से कई बार एंटी मीनिंग होता है। तो अगर इस रूल से चले तो फिर डिसीटफुल के साथ क्या किया है? ए लगा दिया, ए डिसीटफुल कर दिया है, तो ए का मतलब यहाँ एंटी हो जाएगा, डिसीटफुल का अपोजिट हो जाएगा। तो इस रूल के हिसाब से ले तो इसका सी ऑप्शन हो सकता है। ये होना चाहिए, सी होना चाहिए, क्योंकि यही दे रखा है। तो कई बार लोगों को समझ में क्या हो गया, डिक्शनरी में लोग ढूंढने लगते हैं। डिक्शनरी में ढूंढिएगा तो आपको डिसीटफुल तो मिलेगा, ये डिसीटफुल नहीं मिलेगा। तो फिर लोगों को समझ में नहीं आता ये कैसे हो गया। और ये सारे वर्ड के साथ नहीं कर सकते कि हर के साथ, कुछ के वर्ड के साथ ऐसा, ऐसा सारे वर्ड के साथ ऐसा नहीं होता कि ए लगा देंगे तो आप अपोजिट हो जाएगा, ऐसा नहीं। कुछ वर्ड के साथ होता है, और खास करके एडजेक्टिव के साथ होता है, एडजेक्टिव के साथ ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए। सेंसर, सेंसर हो गया 5 मिनट। मैं मीनिंग बता देता तो इधर तब ट्राई कर। इवेल्यूएट का मतलब होता है आकलन करना। देखिए एडवाइस आ दिया ना, तो एडवाइस अगर ऐसे लिखते हैं एडवाइस तो ये नाउन होता है, इसका मतलब होता है सलाह, सलाह। और ये जो एडवाइस है ये वर्ब है, इसका मतलब होता है सलाह देना। दोनों का ध्यान रखें, ये नाउन है, ये वर्ब है। इसमें भी उल्टा पुल्टा कर, जैसे प्रैक्टिस प्रैक्टिस में पूछा था। इवेल्यूएट का मतलब होता है आकलन करना, वार्म का मतलब होता है गुनगुना या गर्म करना, और क्रिटिसाइज का मतलब होता है निंदा करना। ढूंढना क्या है? सिनोनिम, समानार्थक। तो सेंस्योर जो होता है वर्ड, इसका मतलब होता है निंदा करना। आपने सुना भी कि सेंसर मोशन, निंदा प्रस्ताव संसद में आता है। तो सेंसर का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, निंदा करना। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? ए। तो ए आ गया। सेंसर का मतलब निंदा करना, क्रिटिसाइज करना। तो ए ऑप्शन हो गया। स्पॉट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड।
कि करेक्टली स्पेड वर्ड ढूंढते हैं। मैं इसमें थोड़ा 10 सेकंड इसलिए दे रहा हूं, मैं चाहता हूं कि तुम हॉट स्पॉट टेस्ट भी आप दे सकते हैं। एक तो हुआ कि आप अपने घर में आराम से बैठ के जो पीडीएफ अवेलेबल हुआ वो दे दीजिए, एक एक मेरे साथ फटाफट फटाफट ऑनलाइन टेस्ट की तरह फटाफट देते गए, भागते गए। स्पॉट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो क्या होता है, ये तो आसान आसान सा वर्ड है, कोरस्पोंडेंट होता है। अगर हम उच्चारण भी ध्यान से देखें तो कोरस्पोंडेंट होता है, पोन। ये तो पैड हो गया, ये तो अलग हो गया। इसमें चलिए पोन आया तो इसमें क्या है, कैरेस हो गया। कोरस होता है, ये कैरेस हो गया, ऐसे ही गलत हो गया। ये पेंडेंट हो गया, कोरस पेंडेंट, जबकि होता है कोरस्पोंडेंट पोन। ये पेन कर दिया तो ये भी गलत हो गया, तो बचा क्या, यही कोरस्पोंडेंट। कोरस्पोंडेंट कोरस्पोंडेंट के दो मतलब होते हैं, ध्यान रखिए। कोरस्पोंडेंट का एक मतलब होता है जिसको हमने चिट्ठी लिखा है या जिसको हम कुछ लिखते हैं उसको कहते हैं कोरस्पोंडेंट, होता है कोरस्पोंडिंग एड्रेस। और एक होता है मैथमेटिक्स में होता है कोरस्पोंडिंग, मतलब किसी से रिलेटेड, कोरस्पोंडिंग एंगल्स वगैरह पढ़ा होगा मैथमेटिक्स। नेक्स्ट क्या है, ए मेडिसिन टू नलिफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। कि जहर, नलिफाई का मतलब क्या होता है, एंड, खत्म करना, एंड, समाप्त करना, फिनिश करना। तो अ मेडिसिन टू नलिफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, जहर के इफेक्ट को। जहर के लिए एक वर्ड और यूज होता है सिनोनिम्स, इसलिए ध्यान रखिएगा, वेनम। वेनम का मतलब ये होता है जहर, ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, वेनम। क्या आंसर दे रहे हैं आप, अ मेडिसिन टू नलिफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, कि जहर के असर को जो नलिफाई करे, खत्म करे, इसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं एंटीडॉट। क्या कहते हैं, एंटीडॉट। एंटीसेप्टिक हो गया, जो क्या करता है, जो कोई इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन को जो कम करता है, इन्फेक्शन को उसको कहते हैं एंटीसेप्टिक, इन्फेक्शन को कम खत्म करने वाला। लैक्सेटिव का मतलब होता है ढीला करने वाला, ढीला करने वाला, कमजोर करने वाला। एनेक्डेट, एनेक्डेट होना चाहिए, एनेक्डोट होना चाहिए। एनेक्डोट होता है, इसका मतलब होता है पुराने जमाने की जो कोई छोटी मोटी कहानी होती है उसको कहते हैं एनेक्डोट। तो एंटीडोट, एंटीडोट मतलब जहर के असर को कम करने वाला। तो 11 का ये आंसर है। टू कॉल अ स्पेड स्पेड, टू कॉल अ स्पेड स्पेड क्या होगा, जरा इसका आंसर बताइए। कॉल अ स्पेड स्पेड, कॉल अ स्पेड स्पेड। कॉल अ स्पेड, स्पेड का मतलब क्या होता है, कुदाल वगैरह जो होता है, इससे कुछ खोदते हैं, जमीन वगैरह खोदते हैं, फावड़ा वावड़ा लोग कहते हैं। तो फावड़ा को फावड़ा कहना, ठीक है। कॉल अ स्पेड स्पेड। स्लाई का मतलब क्या होता है, स्लाई का मतलब होता है इसे हत्या करने। तो यहाँ स्लाई नहीं होना चाहिए, साई होना चाहिए था, तो भैया कि शर्मिला होना। स्लाई से ज्यादा बेहतर क्या कि साई होता तो ज्यादा अच्छा वर्ड होता, साई। स्ली मतलब होता है हत्या करना, साई ज्यादा बेहतर है, शर्मिला। टू बी डिप्लोमेटिक, कूटनीतिक होना, कूटनीतिक। टू बी रूड मतलब क्या, हार्श, कठोर, बदतमीज टाइप का होना। रूड का मतलब होता है हार्श या कठोर। टू बी फ्रैंक, टू बी फ्रैंक तो क्या होगा, ये ऑप्शन होगा। टू बी फ्रैंक कहने का मतलब, कॉल स्पेड का स्पेड कहने का मतलब कि जो जैसा है उसको वैसा बता देना। अगर कोई बुरा है तो उसके मुंह पे बोल देना कि तुम बुरे हो, अगर कोई अच्छा है तो उसके मुंह पर बोल देना कि तुम अच्छे हो। जनरली लोग ऐसा नहीं कर पाते, बुरे आदमी को मुंह पर कहते हैं हाँ आप तो बहुत अच्छे, जान रहा कि बहुत खराब आदमी, और फिर भी उसके मुंह पर हाँ आप तो अच्छे। और ऐसे आदमी जो है, चाहे मैं हूँ चाहे आप, जो कि बुरे को बुरा नहीं कह पाता है, उससे ज्यादा बुरा दुनिया में कोई आदमी नहीं है। अगर आप अपने आप को स्मार्ट समझ रहे हैं ये समझ के कि सामने वाला बुरा है, और फिर भी उसके सामने आप नहीं बोल पाए कि तुम बुरे हो, तुम गलत हो, तुम सही नहीं हो, तो फिर आपसे बुरा कोई नहीं है, ये आप समझ लीजिए। भले आप अपने आप को कितना भी स्मार्ट समझते हैं, मैं अपने आप को कितना भी स्मार्ट, अगर इसमें हमें स्मार्टनेस समझ रहे हैं कि सामने वाला गलत है और हम उसको नहीं कह पा रहे कि तुम गलत हो, चाहे वो बुरा मान जाएगा उसको, क्या पता नहीं क्या सोचेगा, तो फिर हमसे और आपसे बुरा दुनिया में कोई नहीं है, ये समझ लेना। इसलिए इस आदि ये आदत डालना शुरू करो। अगर कोई गलत है तो उसको आप रूडली मत कहो, लेकिन बता दो कि भाई आप सही नहीं हो, ये चीज सही नहीं है। हम ये बात तब करते जब कोई गलत हमारे साथ कहने लगे, तब हम कहते हैं तुम गलत हो। अगर वो किसी दूसरे के साथ भी गलत कर रहा हो, बोलो तुम जो कर रहे हो गलत हो, ये सही नहीं है, तुमको इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बोलने वाली बोलने, और ये होना चाहिए। ऐसा करने से दुनिया की 70% समस्या खत्म हो जाएगी। दुनिया की 70% समस्या इसलिए है कि हम बुरे को बुरा नहीं कह पाते।
नेक्स्ट क्या है? द चीफ गेस्ट सेड इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू बी हियर दिस मॉर्निंग। कि चीफ गेस्ट ने कहा कि भाई मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं आज यहाँ हूँ, इस सुबह में आज मैं यहाँ हूँ। तो इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू बी हियर दिस मॉर्निंग होना चाहिए, ही लिख दिया, दिस मॉर्निंग होना चाहिए, दिस मॉर्निंग, मॉर्निंग। तो द चीफ अब क्या है? सेड है और गिव्स है, तो पास्ट इंडेफिनिट होगा। पास्ट में पहले देख लिया कि पास्ट इंडेफिनिट में किस में है, तो इसमें पास्ट इंडेफिनिट में ओके, इसमें पास्ट इंडेफिनिट ओके, इसमें प्रेजेंट है, ये ऑप्शन खत्म हो गया, इसमें भी प्रेजेंट है, ये ऑप्शन खत्म हो गया, दो ऑप्शन हो गया। अब इसका मतलब है कि इसी दोनों में से एक होगा। तो द चीफ गेस्ट सेड दैट इट गेव हिम ग्रेट प्लेजर टू बी देयर दैट मॉर्निंग। और ये क्या कर, ही एक्सेप्ट दैट इट गेव हिम ग्रेट प्लेजर टू बी देयर, ये तो दोनों सेम लिख दिया। द चीफ गेस्ट सेड दैट इट गेव, अच्छा इसमें मी है, इसमें हिम है, तो इसमें क्या है कि मी जो है वो चेंज नहीं किया तो गलत हो गया, क्योंकि जो फर्स्ट पर्सन है अकॉर्डिंग टू क्या होता है, सब्जेक्ट चेंज होता है। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? चीफ गेस्ट। तो फर्स्ट पर्सन अगर सब्जेक्ट के हिसाब से होगा तो सब्जेक्ट के लिए क्या, हिम। तो द चीफ गेस्ट सेड दैट इट गेव हिम, तो ये बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन क्या है? फर्स्ट पर्सन नरेशन में बता रखा है, नरेशन देखेंगे फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो ये मी क्या फर्स्ट पर्सन हुआ। और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में बता रहा है कि ये फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस बता रखा है ना, प्रोनाउन में डिटेल से पढ़िएगा, देखिए पर्सनल प्रोनाउन का पूरा टेबल बता के रखा है कि मी जो है फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस। तो कहीं कोई डाउट नहीं अगर प्रोनाउन पर, इसलिए नरेशन चैप्टर बनाने से पहले कम से कम पूरा जो और पार्ट होता है पूरा, नाउन, प्रोनाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, ये सब पढ़ने के बाद अगर नरेशन बनाएंगे तभी बात बनेगी। नरेशन वॉइस तो होता है, सिर्फ टेंस पढ़ा तो बना देंगे, लेकिन नरेशन के लिए आपको नाउन भी पढ़ना है, प्रोनाउन भी पढ़ना है, एडजेक्टिव भी पढ़ना होगा, टेंस भी पढ़ना होगा, तब जाके आप नरेशन पढ़ सकते हैं, तो बात नहीं बनेगी नरेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चेंज इनटू वॉइस, वॉइस में परिवर्तन कीजिए। तो द बॉयज इलेक्टेड मोहन कैप्टन, द बॉयज इलेक्टेड, ऐसा मैंने बता रखा है वॉइस में, ये बता रखा है, इसमें क्या बता रखा है कि ये जो है क्या हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इसमें दो ऑब्जेक्ट नहीं है। द बॉयज वर इलेक्टेड, और क्या बता रखा था कि जिससे एक्टिव शुरू हुआ हो उसी से हम पैसिव नहीं शुरू कर सकते, द बॉयज से शुरू कर दिया तो ऐसे ही खत्म हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता है। इलेक्टेड क्या है? V2 है, यानी पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है तो ये इज लिख दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, तो ऐसे ही खत्म हो गया। इसमें क्या, मोहन एंड द बॉयज, इसमें दोनों को शुरू में ले आती है तो ऐसे ही नहीं हो सकता, ये तो ऐसे ही चला गया, तो बचा क्या? देखिए ऑप्शन, देखिए ऑप्शन सट जाता, मैंने बनाया नहीं कि ऑप्शन होगा, खाली ऑप्शन देखिए गलत कौन सा है, गलत को चुनते जाइए, कहानी खत्म हो गया। इसमें तो द बॉयज को सब्जेक्ट जगह ला दिया ना, मोहन एंड द बॉयज दोनों सब्जेक्ट कैसे हो गए? जो सब्जेक्ट की जगह पे हो तो उससे सेंटेंस शुरू ही नहीं कर सकते, तो ये ऑप्शन गया, तो सीधा क्या हुआ कि मोहन वाज इलेक्टेड कैप्टन बाय द बॉयज। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ही इज जेलस, ये प्रीपोजिशन का क्वेश्चन हो गया। ही इज जेलस कि वो बहुत जलता है, ही इज जेलस बहुत जलता है, किससे जलता है भाई, किससे जलता है? ही इज जेलस, तो क्या होगा? जेलस का प्रीपोजिशन क्या है? ऑफ, जेलस का ही इज जेलस ऑफ मी, जेलस का प्रीपोजिशन जेलस, ये हुआ जलने वाला, इर्ष्यालु, तो सी, ऑफ। जेलस का प्रीपोजिशन क्या है? सी है, इर्ष्यालु किसी से जलने वाला, किसी 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 को अच्छा नहीं समझने, मतलब किसी के मतलब ईर्ष्या या द्वेष रखने वाला। ऑल जॉब्स आर रिस्पेक्टेबल ऑफ देयर नेचर, कि सारे जॉब जो है सम्मानित है, चाहे उसका नेचर कुछ भी हो, यही कहना चाहते हैं कि सारे काम, चाहे वो जूता सीने वाला हो, चाहे वो कसाई का काम कर रहा हो, चाहे वो ड्राइवर का काम कर रहा हो, कोई भी काम कर रहा हो, तो सारे सारे काम जो है रिस्पेक्टेबल है, हर काम जो सम्मानीय है, चाहे उसका नेचर क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका स्वभाव क्या है, मतलब किस तरह से आप काम करते हैं, दैट डजंट मैटर। तो इरेलीवेंट का मतलब अप्रासंगिक, अप्रासंगिक, इरेलीवेंट का कोई मतलब, वही तो कोई चीज अगर अप्रोप्रिएट नहीं तब इरेलीवेंट कहते हैं, इरेलीवेंट का तो कोई यहाँ सेंस ही नहीं बनता है। इमेटेरियल का मतलब होता है जो महत्वहीन हो, तो यह तो कोई मतलब, इमेटेरियल ऑफ देयर नेचर कोई मतलब ही नहीं। इरेस्पॉन्सिबल का मतलब होता है लापरवाह, तो इरेस्पॉन्सिबल ऑफ देयर नेचर का कोई मतलब ही नहीं हुआ। इरेस्पेक्टिव का मतलब होता है चाहे कुछ भी हो,
तो इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर, यानी चाहे उसका जॉब नेचर कुछ भी हो, तो क्या सेंस बना कि ऑल जॉब्स आर रेस्पेक्टेबल इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर, कि उसका चाहे स्वभाव कुछ भी हो, चाहे वो किसी भी तरह का काम हो। तो इरेस्पेक्टिव का मतलब चाहे किसी भी तरह का हो, ऐसा जब सेंस कहना चाहते हैं इरेस्पेक्टिव। जैसे हिंदी में कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जब हम कहना चाहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उस जगह हम लिखते हैं इरेस्पेक्टिव। एक मतलब हिंदी में कितना लंबा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका इससे कोई असर नहीं पड़ता, चाहे कुछ भी हो। और इंग्लिश में क्या लिखते हैं, एक वर्ड लिखते हैं इरेस्पेक्टिव। तो इरेस्पेक्टिव का ठीक से मीनिंग ध्यान होना चाहिए। एक तो रेस्पेक्टिव आता है, एक तो रेस्पेक्टिव आता है। रेस्पेक्टिव का मतलब होता है कम से कम सा, ध्यान रखिएगा। एक वर्ड होता है रेस्पेक्टिव, ये दोनों का मीनिंग बहुत ही कंफ्यूजिंग है। रेस्पेक्टिव का मतलब होता है क्रमशः, क्रम के अनुसार रेस्पेक्टिव का। और इरेस्पेक्टिव का मतलब होता है चाहे कुछ भी हो, चाहे जो भी हो। ठीक है, तो इस दोनों के मीनिंग में थोड़ा सा, रेस्पेक्टिव और इरेस्पेक्टिव के मीनिंग में थोड़ा सा अंतर है। रेस्पेक्टिव का मतलब होता है क्रमशः, और इरेस्पेक्टिव को रेस्पेक्टिव का अपोजिट होना चाहिए था, लेकिन इरेस्पेक्टिव अपोजिट नहीं होता। इरेस्पेक्टिव का मीनिंग हो जाता है चाहे कुछ भी हो, चाहे बात कुछ भी हो। तो रेस्पेक्टिव और इरेस्पेक्टिव के मीनिंग पर ध्यान रखिएगा। रेस्पेक्टेड बिल्कुल अलग मीनिंग हो जाता है। रेस्पेक्टेड इसका बिल्कुल अलग मीनिंग होता है। रेस्पेक्टेड का मतलब क्या, सम्मानित, जिसको हम इज्जत करते हैं। ये खतरनाक मीनिंग रखता है। आई एम ग्रेटफुल, आई एम ग्रेटफुल। ग्रेटफुल का मतलब क्या, ग्रेटफुल का मतलब एहसानमंद, आभारी। कहते हैं ना, मैं आपका आभारी रहूंगा, या मैं आपका एहसानमंद रहूंगा। हिंदी में तो ये कहते हैं मैं आपका आभारी रहूंगा, मैं आपका एहसानमंद रहूंगा। हिंदी में यही कहते हैं मैं आपका आभारी रहूंगा, मैं आपका एहसानमंद रहूंगा। आभारी रहूंगा, एहसानमंद रहूंगा। लेकिन इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्रेट और का। लेकिन का इंग्लिश में फिर क्या होता है, ऑफ। लेकिन ऑफ तो है ही इसमें। तो ग्रेटफुल का जो प्रीपोजिशन है वो होता है टू। ये प्रीपोजिशन का क्वेश्चन था, आई एम ग्रेटफुल टू हिम, कि मैं उसका आभारी हूँ, आभारी, एहसानमंद। नेक्स्ट, आई एम नॉट सक्सेसफुल। ये डिग्री का क्वेश्चन है, एडजेक्टिव या डिग्री कह लो, तो डिग्री में ज्यादा यूज होता है कि मैं उतना सफल नहीं जितना कि वह। क्या, आई एम नॉट सो सक्सेसफुल एज सी इज। डिग्री में पढ़ा रखा है ये कि नॉट सो एज का इस्तेमाल करते हैं, एज का इस्तेमाल कैसे करते हैं, कि मैं उतना ही समझदार जितना कि तुम। तो क्या कहते हैं, आई एम एज वाइज एज यू आर, मैं उतना समझदार नहीं हूँ जितना कि तुम। आई एम नॉट सो वाइज एज यू आर। तो आई एम नॉट सो सक्सेसफुल एज, सो के साथ क्या लिखते हैं, एज, कि ये एडजेक्टिव और डिग्री में पढ़ाया हुआ, डिग्री चैप्टर में खास करके। तो आई एम नॉट सक्सेसफुल एज सी इज, वो जितना सफल है उतना मैं सफल नहीं हूँ। तो एज, यानी बी आंसर होना चाहिए। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ PQRS? जंबल पैराग्राफ हुआ, कि आप इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होना है, सही सीक्वेंस क्या होता है। इसमें मैंने क्या बता रखा है कि भाई सबसे पहले आप देखिए सब्जेक्ट कौन हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है। उसके बाद देखिए नाउन और प्रोनाउन, क्योंकि ग्रामर में ये बता रखा कि प्रोनाउन तभी आता है जब ऑलरेडी नाउन आ चुका हो। डायरेक्ट नाउन का प्रोनाउन कभी नहीं आता। तो प्रोनाउन आया इसका मतलब कोई ना कोई नाउन आया। वैसे विथ वन अनदर एंड शुड शो, ये तो बात बनी नहीं। काइंडनेस टू एवरी लिविंग, ये भी सब्जेक्ट। पहले सब्जेक्ट वर्ब ढूंढिए कि सब्जेक्ट वर्ब किधर है। तो महात्मा गांधी एंड लॉर्ड बुद्धा है, देखिए सब्जेक्ट वर्ब है। कोई भी, क्योंकि सेंटेंस शुरू होने का सिंपल सा लॉजिक होता है, कोई भी अगर ये सेंटेंस है, ये पहले ये देखना कि जंबल पैराग्राफ नहीं, ये सेंटेंस है। ध्यान रखना, जंबल पैराग्राफ अलग होता है। उसमें क्या होता है कि S1 S में हर के बाद फुल स्टॉप होता है। तो हर के बाद अगर फुल स्टॉप है तो जंबल पैराग्राफ है। हर सेंटेंस में, मतलब पी के बाद भी फुल स्टॉप है, क्योंकि तो ऐसा क्वेश्चन कम आता है। हमसे पूछता है जंबल सेंटेंस जिसमें कि एक ही सेंटेंस होता है, इसको चार पार्ट में बांट दिया। जब एक ही सेंटेंस को चार पार्ट में बांटा गया है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर वर्ब होना चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट। ये ग्रामर का बेसिक रूल है, इस रूल को हम तोड़ते हैं क्या, नहीं तोड़ते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, सब। तो इसलिए हमें जब इस तरह का अरेंजमेंट हो तो पहले देखना चाहिए, अगर सब में फुल स्टॉप नहीं है तब की बात हो रही है। अगर सब में फुल स्टॉप है फिर अलग रूल होता है बनाने का। अगर इसमें फुल स्टॉप, इसमें फुल स्टॉप, तो फिर अलग रूल है। जब फुल स्टॉप नहीं, तो सबसे पहले देखिए कि सब्जेक्ट कौन हो सकता है और वर्ब किधर है। जो सब्जेक्ट वर्ब है उसको पहले बुलाइए। तो महात्मा लॉर्ड बुद्धा, ये हैव, ये सब्जेक्ट वर्ब है। तो आर वाला ऑप्शन जो है सबसे पहले देखिए वही सही, उसके सही होने का सबसे ज्यादा चांस होता है। तो आर वाला ऑप्शन क्या है, अरे बाबा, आर वाला ऑप्शन तो सिर्फ एक ही है। इसका मतलब डायरेक्ट ये करके भाग जा रहा था। अब करके देख लीजिए कि महात्मा बुद्ध गांधी एंड लॉर्ड बुद्धा हैव एज taught us, देखिए सब्जेक्ट वर्ब आ गया, हैज taught us that man should live in peace, कि महात्मा गांधी और लॉर्ड बुद्ध ने हमें यह बताया कि इंसान को शांति से रहना चाहिए। be with one another and should show kindness to every living creature, बन गया ना।
नो अदर गर्ल इन माई कॉलोनी इज सो ब्यूटीफुल एज नेहा। क्या कह रहा है? डिग्री चेंज करने की, क्योंकि मतलब नेहा से ज्यादा सुंदर कोई लड़की है ही नहीं। नेहा से ज्यादा कोई सुंदर हमारे कॉलोनी में है ही नहीं, इसका मतलब नेहा जो है हमारे कॉलोनी की सबसे सुंदर लड़की है। ये तो कहने का मतलब हुआ। तो हिंदी मीनिंग से भी बन जाता है। वैसे डिग्री को चेंज करने वाले में मैंने बता रखा कि इसको डिग्री को कैसे चेंज करते हैं, जब चेंज ऑफ डिग्री पढ़ाता हूँ डिग्री में। तो नेहा क्या कह रहा है कि नो अदर गर्ल इन माय कॉलोनी इज सो ब्यूटीफुल एज नेहा। इसका मीनिंग क्या हो कि नेहा से ज्यादा सुंदर तो कोई है ही नहीं, यानी नेहा सबसे सुंदर है। यही कहना चाहते, नेहा से ज्यादा सुंदर कोई है ही नहीं, इसका मतलब क्या है? नेहा सबसे ज्यादा सुंदर है। अब देखिए कि नेहा सबसे ज्यादा, अब यहाँ क्या कि नेहा इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, इसका मतलब है कि कई लड़की है उसमें नेहा भी सुंदर है। ऐसा तो सेंटेंस नहीं कह रहा है, तो कह रहा है कि नेहा से ज्यादा कोई सुंदर है ही नहीं, यानी सबसे सुंदर नेहा ही है। और पहला का मीनिंग क्या हो जा रहा है कि कई और भी सुंदर गर्ल है, उसमें से नेहा एक। ऐसा तो सेंस नहीं है, फिर तो मीनिंग ही बदल जाएगा। तो इस सेंस के हिसाब से ये छट गया। नेहा इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल, ये तो ब्यूटीफुल से सुंदर कह रहा है, यहाँ तो सबसे ज्यादा सुंदर की बात हो रही है। नेहा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन माई कॉलोनी, ये क्या है? सी सबसे बेहतर है। कि वन ऑफ कहने का मतलब होगा कि और भी लड़कियां सुंदर है, लेकिन ये तो कह रहा है कि नो अदर गर्ल इन माई कॉलोनी इज सो ब्यूटीफुल है, कि नेहा जितनी सुंदर है उतनी सुंदर तो कोई है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि नेहा सबसे सुंदर लड़की है। तो मीनिंग के हिसाब से डिग्री ऑफ चेंज जो है, ये तो मीनिंग के हिसाब से भी बन जाता है, और इम्पैक्ट है तो मुमकिन है ना। नेक्स्ट सेट को डिस्कस करते हैं। एंजॉय कीजिए सेट को, और अच्छे सारे चीज को पढ़ के बनाइएगा। सारे जितने चैप्टर पढ़ा रखे तो कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं रहेगा। और थोड़े से पैराग्राफ पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए कि बिना पैराग्राफ जाए, बिना पैराग्राफ को पढ़े पैराग्राफ कैसे बनाते हैं। और जो जंबल सेंटेंस जंबल पैराग्राफ है उसमें सब्जेक्ट वर्ब को ढूंढिए कि सब्जेक्ट किधर है, सब्जेक्ट वर्ब किधर है। सब्जेक्ट वर्ब को लेकर सबसे पहले आइए, सब्जेक्ट वर्ब, क्योंकि सेंटेंस कभी बेतरतीब शुरू नहीं होता है ग्रामर का। अगर कोई सेंटेंस है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट चीज को डिस्कस करते हैं। जय हिंद।